हेलो। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम है डस्ट ऑफ स्नो, उसी से रिलेटेड हम एमसीक्यूज इस ट्यूटोरियल में ले रहे हैं। लेकिन ये सारे के सारे एमसीक्यूज जो सीबीएसई के ऑफिशियली जो क्वेश्चन बैंक में दिए गए हैं और जो उनके सैम्पल पेपर में दिए गए, वहाँ से मैंने इकट्ठा किया है। तो आपने इनको जरूर कहीं ना कहीं किताब में पढ़ा होगा और भी वीडियोज़ जो आपने इनको देखा होगा। तो ये सारे के सारे जाने पहचाने, बट मैं इनको यहाँ पर ले रहा हूँ और आपने पढ़ा है तो भी देखिए मैं कैसे एक्सप्लेन करता हूँ। और इस पोएम का ट्यूटोरियल भी मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आप थोड़ा सा समय देके एक बार देख लीजिएगा ना ट्यूटोरियल, उसमें पोएटिक डिवाइसेस भी मैंने एक्सप्लेन किए हुए हैं। तो सब कुछ वहाँ से भी क्लियर हो सकता है, क्योंकि पोएम को की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देन यू विल बी एबल टू आंसर एनी एमसीक्यू दैट कम्स रिलेटिंग टू दिस पोएम। तो इस ट्यूटोरियल में तो हम सीबीएसई का जो कुछ है वो ले रहे हैं। अगले ट्यूटोरियल में मैं इसके पोएटिक डिवाइसेस को भी डिस्कस करूंगा और कुछ और क्वेश्चंस हम लेंगे, फिर अगली पोएम की तरफ हम लोग मूव करेंगे। और वैसे आप जानते हैं कि इस पोएम का थीम जो है वो है नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाना। और जहाँ पे एक ग्लूमी एटमॉस्फेयर होता है, जहाँ पे एक सैडनेस होती है, जहाँ पे एक रिजेक्शन डिजेक्शन जैसी बातचीत होती है, जहाँ पे एक मोटिवेशन की बात होती है, वहाँ पर एक चेयरफुलनेस, एक कंफर्ट, एक हैप्पी मूड और एक मोटिवेशन की तरफ। कि पोएट को लगता है कि अब वैसे तो मुझे लगता था पूरा दिन बर्बाद हो जाएगा, जो भी समय बर्बाद हो चुका है, एक छोटा सा इंसिडेंट होता है, वो छोटा सा इंसिडेंट, एक स्मॉल इंसिडेंट, एक नॉर्मल इंसिडेंट पूरे मूड को बदल देता है, पूरे एटमॉस्फेयर को बदल देता है। सैडनेस से हैप्पी मूड की तरफ, चेयरफुलनेस की तरफ लेके जाता है। और जो बाकी दिन बचा रह जाता है, पोएट को लगता है कि मैं तो सोच रहा था कि पूरा दिन खराब जाएगा, लेकिन अब जो बच गया है वो अच्छा जाएगा। तो ये जो चेंज ऑफ मूड है ना, ये नेचर एलिमेंट्स का यूज करते हुए नेचर में एक हीलिंग टच को दिखाया गया। हीलिंग आप जानते हैं कि जो जिसको सोच के, जिसको यहाँ तक कि आप दवाइयाँ खाते हो, मरहम लगाते हो घाव को भरने के लिए, कुछ भी आपको आराम दे, जिसके एहसास मात्र से, जिसके टच मात्र से, है ना। मम्मी आपको बहुत डांटती हैं, आप बहुत नाराज़ हैं, लेकिन फिर आप गुस्से में जाकर सो जाते हो रात को, मम्मी उठाती हैं, प्यार से समझाती हैं, खाना खिलाती हैं कि बेटा देखो ऐसा नहीं करना चाहिए, आपका सारा जो गुस्सा था गायब। उनकी बातों में एक हीलिंग टच है। डॉक्टर्स नर्सेज बहुत प्रेम से बात करते हैं, तो उनकी मतलब हीलिंग टच नेचर का इसमें शो किया गया है। लेकिन इसमें जो नेचुरल एलिमेंट्स यूज किए गए हैं वो है क्रो और हेमलॉक ट्री। तो ये ब्यूटी इस पोएम की है कि नथिंग, वी शुड नॉट स्पेयर एनीथिंग इन द नेचर। कहीं ना कहीं हमें एक क्रो, जो कि दोनों के दोनों एक प्रकार से बैड वुमेन, सौरो और मनुष्य के लिए ठीक नहीं माने जाते हैं, लेकिन वहीं से उसे एक अच्छी फीलिंग्स देने के कारण बनते हैं दोनों दोनों। क्रो अपनी हरकत से, और हेमलॉक ट्री पे बर्फ़ होती है, और बर्फ़ का गिरना और एक प्रकार से एक नया फ्रेशनेस रिफ्रेशेस द मूड ऑफ द पोइट। तो वो सारी चीज़ें तो पोएम के एक्सप्लेनेशन में आपको मिलेंगी। यहाँ मैं सिर्फ एमसीक्यू लेके चल रहा हूँ, लेकिन अपनी आदत से बाज नहीं आता ना, शुरू हो जाता हूँ तो फिर रुकने का नाम नहीं लेता। एनीवे, तो ये पोएम है, आप देख रहे हैं यहाँ स्क्रीन पे। और इस पोएम का जो पहला क्वेश्चन है वो मैं लेके चलता हूँ आपको। ये आपके जो सीबीएसई का क्वेश्चन बैंक है, नहीं जानते हैं तो मैं लिंक दे दूँगा। अगर आपने नहीं डाउनलोड किया है, नहीं आपने इन क्वेश्चंस को पहले पढ़ा है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑफ द मैनी सिम्बल्स द हेमलॉक ट्री रिप्रेजेंट्स, चूज द वन दैट फ्रॉस्ट ड्यू अपॉन इन और लाइकलीहुड फॉर दिस पोएम। अब देखिए इसमें यह है कि जो भी सिम्बल्स यूज हुए हैं इसके अंदर, सिम्बल्स का मतलब, अब पोएम है तो सिम्बोलिज्म भी है इस पोएम में। आप जाके ट्यूटोरियल मेरा देखिए वहाँ पर, नहीं तो फिर इस वीडियो, फिर ये वीडियो एमसीक्यू का रह नहीं जाएगा। तो जो हेमलॉक ट्री है और जो सिम्बल्स यूज हुए हैं उसमें से हेमलॉक ट्री की बात यहाँ की जा रही है। तो फ्रॉस्ट किस प्रकार की लाइकलीहुड यहाँ पर संभावना व्यक्त करता है कि क्या फ़र्क पड़ता है जो भी सिंबल यहाँ पे यूज किए गए हैं। तो देखिए लॉन्जिविटी का मतलब होता है कि लंबा जीवन या समथिंग दैट लास्ट्स लॉन्ग। टुगेदरनेस मतलब साथ साथ होना, तो ऐसा तो कोई पोएम में है नहीं। और हीलिंग जो मैंने अभी आपको बताया कि जिसके अंदर ठीक करने की, घाव को भरने की, या आपको आराम पहुँचाने की, आपको एक कंफर्ट फील कराने की, कोई भी जो 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 ये जो पावर जिसमें होती है उसमें एक हीलिंग टच होता है। ठीक है। और प्रोटेक्शन, तो प्रोटेक्शन की भी बात नहीं है, यहाँ पर नेचर के हीलिंग टच को बताया गया है कि हाउ द नेचर हील्स आवर फीलिंग्स,
चेंजेस आवर मूड। इसके बाद है चूज अपॉन दैट लिस्ट द पॉसिबल फीलिंग्स ऑफ द पोएट प्रायर टू द एक्सपीरियंस। प्रायर का मतलब होता है पहले, तो जब वो स्नो फ्लैक्स गिरते हैं और उसे बहुत अच्छा महसूस होता है और वो बहुत ही खुश हो जाता है ना। इट रिफ्रेशेस द फॉलिंग ऑफ द स्नो फ्लैक्स, द पाउडरी स्नो रिफ्रेशेस द मूड, चेंजेस द मूड ऑफ द पोएट। तो वो यहाँ पे बता रहे हैं कि बताइए कि उसके पहले क्या मूड रहा होगा। पहले तो बेचारा उदास था, कोई घटना घटी होगी, तो वो घूम रहा था और उसी के बारे में सोच रहा था और पश्चाताप कर रहा था। तो उसमें देखिए रीअश्योर्ड का मतलब तो ये होता है कि भाई एकदम पक्का तय है कि आप पूरा विश्वास है कि भाई जैसा हम चाह रहे हैं वैसे ही होगा। डिसअपॉइंटेड मतलब निराश, तो हाँ निराश तो था वो। क्यूरियस जिसके अंदर इच्छा होती है जानने की क्या होगा क्या होगा क्या होगा, तो ऐसा तो कुछ था नहीं। डीमोटिवेटेड, मन नहीं लग रहा है काम करने का यार, कहीं से प्रेरणा नहीं बन पा रही अपने अंदर, आलस जैसा लग रहा है, तो डीमोटिवेटेड, मोटिवेशन की ज़रूरत है, तो ऐसा था उसके साथ। थैंकफुल, किस चीज़ का थैंकफुल? थैंकफुल तो बाद में रहा होगा ना फॉर दैट इंसिडेंट, तो ये भी नहीं है। डिसहार्टेंड, टूटा हुआ दिल है, मन नहीं लग रहा है, हिम्मत जैसे गायब हो चुकी है, तो डिसहार्टेंड भी वो था। इम्पल्सिव का मतलब होता है कि बस मन में जो आया वही करना है, मौजी टाइप का आदमी है ना, जो मन में आ गया बस मूरी, तो वो नहीं था। तो यहाँ पे ये 2 हो गया आपका, ये 4 हो गया और ये 6 हो गया। तो देखिए 2 4 6 यहाँ पे है, तो ये वाला आंसर सही हो गया। आप जैसे कोई भी आपको ऑप्शंस मिलता है पोएट्री में या इंग्लिश लिटरेचर में, तो आप थोड़ा सा ऐसे डिस्कशन करिए अपने आप से, मन ही मन, ये होगा नहीं 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 नहीं, किस चीज़ का रीएश्योरेंस था? कुछ भी नहीं था, बेचारा तो डिसअपॉइंटेड था। तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है ये वाला, आइडेंटिफाइड द ऑप्शन दैट डज नॉट यूज द वर्ड रू। यहाँ पे रू वर्ड जो है ना, वो एक प्रकार से जब आप कोई चीज़ आपसे गलत हो जाती है जाने अनजाने में, तो कोसते हो, ऐसा नहीं होना चाहिए था, उफ, पश्चाताप करते हो, यू रिग्रेट, यू फील रिमोर्स आप, तो वो यहाँ पे रू है। तो वो पूरे दिन का मातम मना रहा था एक प्रकार से कि क्या बताएं यार, ऐसा हो गया, ऐसा होना नहीं था, पूरा दिन अब मन नहीं लगेगा मेरा। तो तो रू के अपोजिट हमको बताना है कि यहाँ पे रू का अपोजिट मतलब होता है कि ये जो यहाँ पे ABCD दिया गया है, तो इसमें से कौन सी चीज़ है जो रू से रिलेटेड नहीं है, जहाँ पे हम रू वर्ड को यूज़ नहीं कर सकते। द फिल्म वॉज ए डिज़ास्टर, मतलब फिल्म ठीक से चली नहीं, एंड फिर वो ही रूड हिज डिसीजन टू एक्ट इन इट, तो फिल्म ठीक से चली नहीं और फिर वो पश्चाताप कर रहा था, अरे यार बेवजह मैंने उस फिल्म में एक्टिंग की यार, फिल्म चली नहीं, ना ही करता तो ठीक था, दैट इज़ कॉल्ड रूइंग। तो शोक मनाना एक प्रकार से, लेकिन शोक वो नहीं रो रो के, तो ये तो है, रू इसमें फिट होता है। आई एम श्योर शी रूड द डे शी लिसन टू ए फॉर्चून टेलर, तो उसने किसी को अपना हाथ दिखा दिया होगा और उसने बता दिया तुम्हारे जीवन में इस तरह की घटना है, झूठ भी बोल दीजिए तो फिर पूरे दिमाग में घूमता रहता है और फिर वो आपकी ज़िंदगी पे बहुत बड़ा असर डालता है। तो वो उस चीज़ का पश्चाताप करी, ना ही दिखाती हाथ तो अच्छा था। इसके बाद ये है आपका, इट वाजंट लॉन्ग बिफोर आई रूड माई डिसअपॉइंटेंस, तो डिसीट का मतलब हो गया आप धोखेबाजी करते हो, छल करते हो, कपट करते हो, हैं। और डिसओबीडियंस का मतलब होता है आप किसी का कहना नहीं मानते हो। तो इट वाज नॉट लॉन्ग बिफोर आई रूड माई डिसओबीडियंस एंड माई डिसीट, इट वाज नॉट लॉन्ग बिफोर का मतलब क्या है बताइए? इट वाज नॉट लॉन्ग बिफोर का मतलब ये है कि ज़्यादा समय नहीं लगा, मतलब इधर मुझसे गलती, उधर मैंने तुरंत कान पकड़ लिए, सॉरी कह दिया। इट वाज नॉट लॉन्ग बिफोर आई रूड माई डिसओबीडियंस एंड डिसीट, मैंने उसका कहना नहीं माना, मैंने उसे धोखा देने की कोशिश की, जैसे ही मुझे पता चला या मैंने इसको तुरंत इसके लिए पश्चाताप करने में टाइम नहीं लगाया कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अदर्स फाइनली रू द वन हु इज डिसऑनेस्ट एंड हार्ट। देखिए अब ये तो तीनों तो मुझे सही लग रहे हैं, ये गलत लग रहा है। क्यों गलत लग रहा है? क्योंकि अगर कोई डिसऑनेस्ट है, कोई हार्टलेस है, तो उसके लिए हम क्यों पश्चाताप करेंगे? हम तो 4 बात सुनाएंगे ना, हम तो उससे घृणा करेंगे। हाँ, पश्चाताप तो इसे होना चाहिए कि मैंने बेईमानी की और मैंने बहुत ही पत्थर दिल की तरह, बहुत ही रूडली, बहुत ही रफ, बहुत ही हार्श तरीके से मैं पेश आई, तो उसे पश्चाताप करना चाहिए, हम क्यों करें? तो अदर्स विल नॉट रू, दिस पर्सन, जेंट्स और लेडीज़ विल रू, तो ये इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि इसमें नॉट पूछा गया है। सिनेक्डकी इज़ अ पोइटिक डिवाइस दैट यूजेज अ पार्ट टू रिप्रेजेंट द होल। इसमें देखिए ये बताया गया कि सिनेक्डकी जो है वो एक पोइटिक डिवाइस है और इसमें बताया भी कि एग्जाम्पल से कि जो जिसमें कोई पार्ट होता है जो पूरे को रिप्रेजेंट करता है, होल को रिप्रेजेंट करता है। और यह एग्जाम्पल दिया गया जैसे व्हील्स हैं, तो व्हील्स जो होते हैं ना वो कार को रिप्रेजेंट करते हैं। व्हील्स कार का हिस्सा होते हैं। सिनेक्डकी की में एक पहचान होती है क्योंकि मिटोनोमी भी आपने पढ़ा होगा और मैंने
डिस्कशन किया हुआ है पोएटिक डिवाइस में। तो मिटोनॉमी में भी कुछ ऐसे ही होता है, बट जो सिनेक्टकी होता है ना, उसमें क्या होता है कि वो उस जिस चीज़ की बात कर रहे हो तो उसका वो हिस्सा भी होता है। तो पिक एन एग्जाम्पल, जैसे उदाहरण के लिए इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल तो यही है कि जैसे हम कहते हैं कि इंडिया हार गया या इंडिया जीत गया, तो उसमें इंडिया नहीं जीता होता, इंडिया नहीं हारा होता, इंडिया की टीम। तो अब यहाँ पे देखिए हमने क्या किया कि इंडिया इज़ ए कंट्री, एक ब्रॉड, एक लार्ज पार्ट, और इंडियन टीम उसका एक हिस्सा है। ठीक है, तो इंडियन टीम उसका हिस्सा है, तो हमने लार्ज पार्ट से स्मॉल पार्ट की तरफ हमने मूव किया। इसी प्रकार से स्मॉल पार्ट से हम लार्ज पार्ट की तरफ भी जा सकते हैं। जैसे यहाँ पे व्हील्स का एग्जांपल दिया गया है और फिर हम कार की तरफ जाते हैं, तो मतलब स्मॉल पार्ट कैन रिप्रेजेंट द होल और ब्रॉडर और लार्ज पार्ट कैन रिप्रेजेंट द स्मॉल पार्ट। ओके, तो ये यहाँ पे और मुझे उदाहरण, जैसे कहते हैं कि यार मैं थोड़ा सा अकेला पड़ जाता हूँ, 2 हाथों का भी सहारा मिल जाए ना, और तो मैं क्या से क्या नहीं करके दिखा सकता। अब 2 हाथ, नो, 2 आदमियों की तरफ बात, यार मुझे लगता है जैसे 2 आंखें मेरा पीछा कर रही थी। 2 आंखें की बात नहीं हो रही है, पूरे एक व्यक्ति की बात हो रही है। तो 2 आंखें पार्ट हैं और ये स्मॉल पार्ट पूरी बॉडी को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी व्यक्ति को। मेरा एग्जाम्पल आप समझ गए होंगे। उसी प्रकार से 2 हाथ पूरी बॉडी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है ना, ऐसे बहुत से उदाहरण हम सिनेक्टकी के दे सकते हैं। तो इसमें क्या पूछा गया है आपसे, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, द वे अक्रॉस सूक डाउन ऑन मी। देखिए इसमें बता देता हूँ कि यही इसका आंसर है। क्यों आंसर है? क्योंकि हैज़ गिवन माई हार्ट मतलब मेरे दिल में जो चेंज देखने को मिलता है वो चेंज ऑफ मूड की वजह से होता है। तो वास्तव में यहाँ पे जो चेंज ऑफ मूड है वो हार्ट में उसकी फीलिंग्स की वजह से आता है। तो यहाँ पे हार्ट पूरा का पूरा रिप्रेजेंट्स द फुल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फीलिंग्स ऑफ द पोएट। ठीक है, इट इज़ नॉट अ मैटर ऑफ चेंजिंग हार्ट, इट इज़ नॉट अ मैटर ऑफ चेंजिंग ओनली मूड, इट इज़ अ मैटर ऑफ चेंजिंग द होल, द एक प्रकार से कहा जाए आज की भाषा में, द होल द इकोसिस्टम ऑफ द फीलिंग्स ऑफ द पोएट। ओके, तो इसलिए यहाँ पर ये ठीक है। चूज द ऑप्शन शोइंग द रीजन नॉट करस्पॉन्डिंग विद क्रो। देखिए करस्पॉन्डिंग का मतलब ये होता है कि अब काम चलो भाषा में अगर हम कहें तो ये कहेंगे कि उसी की तरह का। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो मिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, तो अब उनके जैसा पाकिस्तान में कौन है? इमरान खान। उनके जैसा मतलब उन्हीं के पद को होल्ड करने वाला कौन है अमेरिका में? तो वो है जो बाइडन। उसी प्रकार से उसको करस्पॉन्ड करता हुआ, ओके, तो समान पोजीशन होल्ड करने वाला। तो यहाँ पर ये दिया गया है, क्रो शूक डाउन ऑन मी। शूक डाउन ऑन मी का मतलब मेरे ऊपर उसने गिरा दिया, हिला के। क्या गिरा दिया? डस्ट ऑफ स्नो। तो वो इससे मिलता जुलता अर्थ का मतलब अर्थ भी नहीं है, मतलब दिस हैज़ बीन गिवन हेयर। अब इससे रिलेटेड कोई भी चीज़ होगी तो वो इससे करस्पॉन्ड करती हुई होगी। जैसे फॉर एग्जांपल द क्राउज लैंडिंग ऑन द ब्रांच ऑफ द ट्री। तो जब वो ट्री पर आके ऐसे बैठा होगा तो निश्चित है कि डालियाँ हिली होंगी और बर्फ़ गिर सकती है। यहाँ पे बर्फ़ गिराने की तो बात हो रही है। द शिवरिंग ऑफ द क्रो ड्यू टू द कोल्ड, तो ठंड के मारे अगर वो थोड़ा बहुत ऐसे करके काँप भी रहा होगा तो भी बर्फ़ गिर सकती है। द रीएडजस्टमेंट ऑफ पोजीशन ऑफ द क्रो ऑन द ब्रांच, तो वो ब्रांच पे बैठा है तो अक्सर बर्ड्स ना अपना रीएडजस्टमेंट करते हैं, हिलते डुलते हैं, तो उसकी वजह से भी स्नो गिर सकता है। तो देखिए तीनों तो मेल खा रहे हैं और एक आंसर हमें ढूंढना है। द काउइंग ऑफ द क्रो हिडन इन द फॉलिएज। फॉलिएज मतलब उन पत्तियों के बीच में जो कौवा छिपा होता है तो काम करता था। अब उससे ये कैनॉट से कि बर्फ़ गिरेगी। ओके, तो मेरे ख्याल से यही आंसर यहाँ पे होना चाहिए। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, वो आपके जो 2021 और 22 के सैम्पल पेपर में दिया गया, वो पूरा पेपर मैंने एक्सप्लेन किया। मैं उसका लिंक दे दूंगा, वीडियो डिस्क्रिप्शन जाके आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, अनसीन पैसेज को छोड़ के बाकी ग्रामर जो पोर्शन है और नीचे का जो लिटरेचर का पोर्शन सब पूरा मैंने एक्सप्लेन किया। इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो विच नेगेटिव सिम्बल्स हैव बीन यूज्ड टू क्रिएट अ पॉजिटिव इफेक्ट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेगेटिव सिम्बल्स का यूज़ करते हुए पॉजिटिव इफेक्ट दिखाया, दिस इज द ब्यूटी ऑफ द पोएम, एंड दैट टू using the natural elements, showing the healing touch of the nature, and that too through the 2 elements that are that represent negativity for human beings. तो हेमलॉक ट्री एंड क्रो, तो ठीक है, हेमलॉक ट्री जो है वो पॉइजनस होता है और वी कैन से इट रिप्रेजेंट्स डेथ, सॉरो। क्रो जो है वो इनऑस्पिशियस माना जाता है, आप कह सकते हो कि इल वुमेन या
आप कह सकते हो कि अपशकुन माना जाता है, तो ये नेगेटिव हो गए। क्रो एंड स्नो जोड़ा बैठाना है हमको, क्योंकि इसमें देखिए पेयर दिया गया है, तो क्रो तो हो सकता है पर स्नो नहीं है, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा। स्नो और हेमलॉक ट्री, तो स्नो तो नहीं, स्नो की वजह से ही, स्नो के गिरने की वजह से ही तो ही फील्स रिफ्रेशेस, तो ये नहीं हो सकता। क्रो और डस्ट का भी जोड़ा ठीक नहीं बैठ रहा, लेकिन हेमलॉक एंड क्रो ये दोनों को दोनों नेगेटिव सिंबल्स हैं यहाँ पे, तो इसलिए ये आंसर हो जाएगा। ओके, यहाँ क्या है ना कि यहाँ पे एक एक नेगेटिव सिंबल दिया गया, एक पॉजिटिव सिंबल दिया गया, तो वो नहीं हो सकता। वैसे जो मैंने पोएम एक्सप्लेन की है उसमें डीप में जाके मैंने यहाँ तक कि जो स्नो है उसकी डस्ट को भी कंपेयर किया हुआ है, बट लेट इट लीव इट। तो ये तो सिर्फ इसमें इतना ही था। फिर भी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, और अगर आपको लगता है कि जो भी मैं एक्सप्लेन किया है मैंने उसमें आपको कोई डाउट है तो भी लिख सकते हैं, बिकॉज आई लव द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आई वॉन्ट टू गिव यू दैट टू। ओके, थैंक यू, बाय बाय।